Hello everyone, good evening. Now we'll do fourth exercise of this third lesson, right? Exercise 3.4. Exercise 3.4. And this 3.4 is the most important exercise in the total circle lesson. इसमें कंसेप्ट बहुत सारे, बेसिक चीज़ें बहुत सारे, तो मुझे लग रहा है सर बेसिक इसका समझा तो हमारा एक लेक्चर तो हो ही जाएगा। देखो स्टार्ट करते पहला विषय से, इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या नाम है? इंस्क्राइब्ड एंगल। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देख लो पेज नंबर 65। पेज नंबर कौन सा? 65। अगर कोई एंगल सर्कल के सेंटर के साथ बनता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या नाम होता है इसका? सेंट्रल एंगल। उसी जगह में अगर वहां पे वो एंगल सर्कल पे बने तो ये एंगल का जो नाम होता है ना, उसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल, दोनों डिफरेंस समझ रहे क्या है? जो सेंटर के साथ बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, अगर वो सर्कल पे बन गया तो उसको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। और जिस आर्क की वजह से बनता है, इस आर्क का नाम होता है इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्टेड आर्क। जिस आर्क के दो एंड पॉइंट से वो बनता है उसे आर्क को बोलते हैं इंटरसेप्टेड। और जिस आर्क से वो कवर होता है उसको इंस्क्राइब्ड आर्क बोलते हैं। जैसे ये आर्क, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड। तो टर्म थोड़ा एक बार अच्छे से देख लो, सेंट्रल एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क। तो इसका एक थ्योरम है, पहले वो थ्योरम हमको समझना है। थ्योरम तो प्रूव मैं बाद में कराऊंगा, बट थ्योरम का कंसेप्ट समझना है। अगर मैं इसका नेमिंग दे दूं ए बी सी, आई एम गिविंग ओ, दिस थ्योरम सेज दैट, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम सेज दैट तो एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के बारे में बात कर रहा हूं। एंगल ए सी बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी। किसका हाफ हो जाएगा? आर्क ए बी का। नाउ सी द पेज नंबर 66। द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज द हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। जो आर्क से वो इंटरसेप्ट हुआ है ना, उसी का हाफ होगा। और इंटरसेप्ट किससे हुआ है? वो ए बी से। थियरम जो है हम बाद में सॉल्व करेंगे। उसके देखो 67 पेज में कि उसका प्रॉपर्टी लिखा है, देखो, द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज द हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर। इसका मतलब क्या हो गया अभी ना, जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो भी हाफ होगा सेंट्रल एंगल को। क्यों? हमने पहले पढ़े थे कि सेंट्रल एंगल और ये आर्क अगर मान लेते 30 डिग्री है तो ये भी 30 होता था। तो बताओ जब ये इसको आधा होगा तो ये ऑब्वियसली इसको आधा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमको दो रिलेशन मिल रहा है। अगर हमको पूछा है इंस्क्राइब्ड एंगल का भी, अगर आर्क दिया है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर उसका सेंट्रल एंगल दिया है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्क का मेजरमेंट, जो इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट हर टाइम दोनों का ही आधा होता है, सेंट्रल एंगल का भी और आर्क का। ये उसका प्रॉपर्टी दिया है पेज नंबर 67 में। और ये इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमें कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 68। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम का और एक भी पॉइंट क्या दिया है, अगर कभी कोई भी आर्क की वजह से दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल बनता है सर्कल में, वो प्रॉपर्टी थोड़ा समझो। आर्क मैंने लिया पी क्यू,
इस आर्क की वजह से यहाँ पे एक ए वाला एंगल बना पी ए क्यू एंगल, और एक उस पी पॉइंट से लेकर क्यू पॉइंट तक यहाँ पे एक बी एंगल बना, और एक वही पी क्यू से एक सी भी बना। तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि ये ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल विल बी ऑलवेज इक्वल, हर टाइम क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, देखो ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल है, इसके लिए इंटरसेप्टेड आर्क ये है। अगर मैं बोलूँ ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा। अगर मैं पी सी बी के क्यू के बारे में बात करूँ तो ये भी इसी का ही इंटरसेप्टेड हुआ इससे, ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो भी 60 का आधा कितना हो जाएगा। अगर मैं पी बी क्यू का बात करूँ तो अगेन द सेम थिंग, दिस एंगल इंटरसेप्टेड बाय दिस इंटरसेप्टेड आर्क पी क्यू, इंस्क्राइब्ड एंगल बाय द आर्क पी क्यू। तो इसका मतलब होता है अगर कोई सेम आर्क की वजह से कितना भी तुम इंस्क्राइब्ड एंगल बनाओ, हर टाइम वो सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। हमने इंस्क्राइब्ड एंगल का 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दी। ये थियरम है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर एंगल है तो सेंट्रल एंगल का भी हाफ होगा। अगर एक आर्क की वजह से मोर देन 1 इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है, सारे एंगल का मेजरमेंट सेम होगा इंस्क्राइब्ड एंगल का। नेक्स्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम, इसका भी चेक करो पेज नंबर 68 में। पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बता दिया। इफ ऑल वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑन द सर्कल, अगर कोई सर्कल के ऊपर सारे वर्टेक्स रहेगा, उसका कोई भी एक वर्टेक्स इधर उधर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक वर्टेक्स बाहर जाएगा, तुम बोलोगे सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। एक वर्टेक्स अंदर रहेगा तो नहीं होगा, चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होना चाहिए, तब इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थियरम मैंने बार बार बता रहा हूँ कि थियरम वाला एक्सप्लेन जो है मैं एक वीडियो में कर लूँगा सारे थियरम। अभी खाली इसका कंसेप्ट समझ कर रख लो। अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए और एंगल सी मिलके 180 होगा, और एंगल बी और एंगल डी मिलके 180 होगा। बस यही प्रॉपर्टी है। देखो वहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी में, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री? द सम इज 180, कंप्लीमेंट्री मीन सम इज 90 डिग्री। यहाँ पे सप्लीमेंट्री दिया मतलब अपोजिट एंगल ए और सी, यहाँ पे बी और डी। ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी। देन थर्ड विल गो फॉर अगेन द साइक्लिक कन्वर्स थियरम। ओके, कोलिन एक बार देख लेते हैं। पेज नंबर 69 में देखो ऊपर एक लिखा है, corollary of the cyclic quadrilateral theorem, an exterior angle of a cyclic quadrilateral congruent to the angle opposite to adjacent interior angle। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक एक्सटीरियर एंगल बनाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी है वो, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल बनाता हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल हर टाइम किसको इक्वल होगा? ऑपोजिट एंगल को। अगर मान लेते मैं नेमिंग देता हूँ ए बी सी डी, ये मेरे लिए ई एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ये हर टाइम किसको इक्वल होगा? इसको होगा। क्यों होगा? एग्जांपल देख लो, अगर ये 70 है तो ऑब्वियसली दोनों मिलके 180 होना, मतलब 110 होगा। ये दोनों बताओ लीनियर पैर एंगल है कि नहीं? ये अगर 110 है तो ये कितना होगा? 70। तो ऑब्वियसली दिख रहा है ये एंगल इन दोनों का सेम हो रहा है। देखो वहाँ पर लिखा है an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to the adjacent interior angle। इसका adjacent angle ये है, इसका opposite को हर टाइम वो इक्वल होगा। Then converse of cyclic quad theorem। converse theorem क्या होता है? If the sum of two opposite angle of an quadrilateral, अब ये साइक्लिक है कि नहीं पता नहीं, पहले हमको पता है खाली ऑपोजिट एंगल मिलकर 180 है, कोई भी एक पेयर, तो दूसरा पेयर अपना 180 होगी, क्योंकि पूरा सर्कल क्वाड्रिलेटरल था 360 का। अगर कोई एक भी हो गया मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। मीनिंग समझे? अगर साइक्लिक है
तो ये दोनों मिलके 180 होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल मिलकर 180 हुआ तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसी को बोलते हैं कन्वर्स थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का। देन नेक्स्ट बेसिक इज द ओके, रिमेंबर दिस में क्या है, और यहाँ पे पेज नंबर 70 में, पेज नंबर 70 उसके देखो ऊपर एक लिखा हुआ है, इफ 2 पॉइंट ऑन ए गिवन लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल एट द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट which lie on the same side of the line then the 4 points are concyclic। इसका मतलब क्या होता है, अभी कॉनसाइक्लिक क्या होता है सुनो। अगर कभी एक लाइन सेगमेंट के लिए 2 एंगल बन रहा है, इसी का यहाँ एप्लीकेशन है, और ये दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है, जैसे मान लो ये 70 है तो ये भी 70 है, एक ही साइड में बनना चाहिए, इसका नाम देता हूँ ए बी, इसका नाम देता हूँ पी क्यू। तो ये दोनों एंगल अगर सेम है और एक ही एंड पॉइंट दोनों का है और एक साइड में अपोजिट साइड में नहीं होना चाहिए, तो ये चारों पॉइंट सर्कल में हुआ होगा, इसको बोलते हैं कॉनसाइक्लिक। मतलब चारों पॉइंट ए बी बी और पी क्यू बी ये किस में होंगे, सर्कल के ऊपर होंगे, उस स्टेटमेंट का मतलब है वो। नेक्स्ट पेज नंबर 72, वहाँ पे देखो 10 पॉइंट्स आ दिया, मैं सारे पॉइंट एक बार रिवाइज कर देता हूँ, कल लर्न रीड कर देता हूँ, समझ लो। द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज द हाफ ऑफ मेजर ऑफ एन इंटरसेप्टेड बाय इट। इसका मतलब समझ में, थ्योरम जो पढ़े थे हमने, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। एंगल इंस्क्राइब्ड द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अगर सेम आर्क की वजह से जितने भी एंगल बन रहे हैं सब कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये हमको नया पॉइंट मिला कि अगर एक सर्कल में सेमी सर्कल की वजह से एक इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, क्यों होगा ना, सेमी सर्कल आर्क जो होता है वो 180 का होता है, और हमने पढ़े थे ना एंगल जो होता है हाफ होता है आर्क का, तो इसलिए वो 90 डिग्री होगा। इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाइज इन द सेम सर्कल द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने पढ़े थे थ्योरम के टाइम में। ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, ये उसका थ्योरम का कंसेप्ट है। एन एक्सट्रीम एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये वाला कंसेप्ट है। इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री देन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये उसका कन्वर्स थ्योरम है। अगर ऑपोजिट एंगल मिलकर 180 हुआ तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। If 2 points of a given line subtend equal angle in the 2 different points while lie on the same side, then the 4 points are concyclic. ये भी है। And last 9 and 10 they are the when the chord intersect internally and externally. वो दोनों पॉइंट तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सुनो, for a circle if 2 chords intersect internally A, B एंड C और D, अगर ऐसे 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट किए हैं, देखो तुम्हारे बुक में भी एक फिगर दिया है, चलो मैं बुक का फिगर लेता हूँ ताकि तुम्हें था समझने के लिए भी इजी रहेगा। मैं मेरा फिगर मिटा देता हूँ। देखो क्या दिया है वहाँ पे, दिस सर्कल इज गिवन एंड द 2 पॉइंट्स आर, वन इज लाइक दिस एंड वन इज लाइक दिस। ओके, A, B, C, D and the point is given E. एंगल AEC, कोई भी एंगल ना, खाली AEC, AED ऐसे सब, कोई भी एक एंगल के लिए नेमिंग लिखूंगा तो समझ जाओगे तुम आराम से। एंगल AEC, जब मैं एंगल AEC के बारे में बात कर रहा हूँ तो याद रख लेना, इन दोनों के AEC मतलब समझ रहे हैं कौन सा एंगल है, इसके सामने और इसके पीछे वाले आर्क कौन कौन है, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AC प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DB। मीनिंग समझोगे, जैसे मैंने लिखा AEC के लिए, अगर तुम मान लो कोई पूछेगा बताओ AED के लिए क्या होगा, AED बताओ AED के सामने कौन सा आर्क है और पीछे कौन सा आर्क है, तो प्रॉपर्टी में यूज कर देना हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AD प्लस
मेजरमेंट ऑफ आर्क सी बी, आर्क ए डी और आर्क सी बी दोनों को प्लस करके हाफ कर देना अगर अंदर वाले, याद रख लेना। अभी हम जो पढ़ेंगे फिर और एक भी प्रॉपर्टी है, वो बाहर वाला है। इन द सेंस इफ टू chord intersect outside the circle, outside the circle, कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा बना लूँ चलेगा। देखो अगर सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बुक का ऐसे फिगर बना रहा हूँ, बी ए ई सी ओ डी, तो यहाँ पे एक ही एंगल बन रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे तो ऐसे दो एंगल, एक्चुअली यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं, बट दो का फॉर्मूला क्यों लिखा, जो ए ई सी होगा वो ऑब्वियसली बी डी होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। जो ए ई डी होगा वो ऑब्वियसली सी बी भी होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए दो का फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे तो एक ही फॉर्मूला बनेगा क्योंकि एक ही एंगल है। वो एंगल कौन सा है, और ये फॉर्मूला थोड़ा इजी भी है, एंगल ई है, तो एंगल बी ई डी हाफ ऑफ, इन दोनों में बड़ा आर्क कौन सा, देखो ये एंगल के सामने दो आर्क दिख रहे हैं, एक बी डी और एक ए सी, बस बड़ा आर्क का नाम पहले लिख देना माइनस मेजरमेंट आर्क ए सी, बस एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें एक ही एंगल बनेगा तो फॉर्मूला भी एक ही है उसका, बट माइंड में रखना बड़ा आर्क पहला आएगा माइनस छोटा आर्क रहेगा। रीजन एंगल भी नेगेटिव नहीं होता हमारा, वो जब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हम नेगेटिव साइड में जाते हैं तभी एंगल नेगेटिव होता है, बट मोस्टली एंगल को हम कैलकुलेट क्या करना है पॉजिटिव में, तो इसलिए बड़े वाला पहले रहेगा, छोटे वाला बाद में रहेगा। इतने सारे बेसिक है पहले फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, इसलिए फोर्थ एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट दे दिया है, तो कितने सारे कंसेप्ट हमको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं कंसेप्ट वापस रिवाइज करूँ, ये पूरा 10 पॉइंट में पूरा लेसन का कंसेप्ट है, इसलिए 10 पॉइंट थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो कंसेप्ट हो जाएगा पूरा क्लियर, और ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर एक्सरसाइज में डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और 3.4 उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस कल कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो मैं एक्सरसाइज अभी नहीं करा रहा हूँ, ये पूरा कंप्लीट चेक करो, फिर एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके।